हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट का वो है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में आप सभी थोड़ा बहुत जानते होंगे। चलो एक छोटा सा ही एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन जो हमारा वर्क करता है वो 5 to 10 वोल्टेज पे वर्क करता है, जबकि हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कितनी आ रही है 220 वोल्ट। यदि हम उसके डायरेक्ट कनेक्शन कर दें विदाउट हमारे चार्जर के उस पिन का, आपके ओटीपी केबल का, हमारे कनेक्शन से 220 वोल्ट बैटरी से वोल्टेज से, तो क्या होगा, वो बैटरी ब्लास्ट हो जाएगी। जो पावर सहन कर सकती हो कितने की, 5 to 10 वोल्ट। तो सेम है हेयर। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर क्या काम आ रहा है, ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में और लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में जो डिवाइस चेंज कर रही है उस डिवाइस का नाम क्या है, ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई। चलो इसको हम एक अलग तरीके से और समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जहां से भी हमारा मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी बना, जहां पे भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी बना वो बना मान लीजिए 1000 वॉट। हमें 1000 वॉट की सप्लाई करनी है किसी वायर में। अब जब हम सप्लाई करेंगे तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी उस वायर में, और जो हीट का फॉर्मूला होता है वो स्टूडेंट्स क्या निकल के आता है, I²R। तो मान लीजिए वो वायर है जहाँ पे हमें, और जो पावर होती है मान लीजिए उसका जो फार्मूला आपको पता है, पावर क्या होती है, V/I। यस स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए मुझे 1000 वॉट की सप्लाई करनी थी, ठीक है। अब यदि मैं उसको जब किसी वायर में फ्लो कराऊंगा तो जब उसका कुछ ना कुछ करंट होगा तो वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और वायर के रेजिस्टेंस के कारण करंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा हो जाएगी। करंट जो होगी वो ज्यादा होगी, वायर के अंदर रेजिस्टेंस होगा, करंट ज्यादा फ्लो होगी, और उसके कारण हीट जो होगी वो ज्यादा जनरेट होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट क्या होगी, ज्यादा जनरेट होगी। तो इस चीज को दूर करने के लिए अब देखिए यहाँ पे यदि हम इसी पावर के लिए हम बात कर रहे हैं, यदि हम वोल्टेज को बढ़ा दें, हमें तो मान लीजिए 1000 वोल्ट सप्लाई करना था। अब यदि मैंने मान लीजिए वोल्टेज को तो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया और करंट को कम रखा, तो करंट को कम रखा उससे मेरा क्या हो गया, हीट जो लॉस हो रहा है उसको फ्लो कराने में वो तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, कम हो गया। और मैंने आपको बोला कि पावर को बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो वोल्टेज को बढ़ाने से करंट तो कम हो गई, लेकिन और उसी के साथ ही यहाँ पे लॉस भी क्या हो गया, कम हो गया। तो बेटा यहाँ पे बात समझ में आई, आपको लॉजिक समझ में आया कि हम इसको यूज क्यों ले रहे हैं। इसको हमारा यूज लेने का मेन रीजन यही है कि हम क्या चाहते हैं कि हीट लॉस कम से कम हो। वायर में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वो ज्यादा दूर तक फ्लो हो पाए, ज्यादा पावर से फ्लो हो पाए, उसमें पावर लॉस कम हो, इसी को हम यूज ले रहे हैं ट्रांसफार्मर। तो देखिए ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। और अभी मैंने आपको बताया, यदि हम वोल्टेज को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉस भी कम हो जाएगा, क्योंकि वोल्टेज यदि बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी, करंट डिक्रीज हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो वोल्टेज यदि बढ़ जाएगी करंट डिक्रीज हो जाएगी, और जिसके कारण हमारे पास जो लॉस हो रहा है, हीट लॉस हो रहा है, वो कम हो जाएगा। तो ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आप सभी को क्लियर हुई होगी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में बदलता है और लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई में बदलता है, विदाउट मोर आप कह सकते हैं कि लॉस ऑफ पावर, कम से कम पावर के लॉस में वो क्या करता है, इस प्रोसेस को करता है। अब देखिए बना हुआ किस तरह से होता है, तो आप देखिए इस तरह से ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट कॉइल्स। इसमें एक तो होती है प्राइमरी कॉइल और एक होती है आपकी सेकेंडरी कॉइल। अब मान लीजिए प्राइमरी कॉइल्स के हमने नंबर ऑफ टर्न्स लिख दिए, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल्स के नंबर ऑफ टर्न्स हमने अलग रख दिए। और इसको क्या कर दिया जाता है, इंसुलेटेड वायर बाउंड ऑन सम आयरन कोर, और इसको क्या कर दिया जाता है, एक आयरन कोर के ऊपर बाउंड कर दिया जाता है। अब आयरन कोर के ऊपर क्यों बाउंड किया, आयरन कोर जो होती है वो बेटा होती है सॉफ्ट आयरन कोर। हम यहाँ पे जो आयरन कोर लेंगे वो सॉफ्ट आयरन कोर लेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बार इसका प्रिंसिपल बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लिया। तो बेटा देखिए इसका प्रिंसिपल जो होता है, बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन EMF is induced in a coil when a changing current flows through its nearby coil। कि ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है स्टूडेंट्स, इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। जो क्या होता था, हमने अब पढ़ा था कि यदि हम किसी एक कॉइल के अंदर करंट फ्लो करते हैं, उसके कारण जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, दूसरे में भी पास हो जाता है। इसी को हमने पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन।
कि यदि हम एक कॉइल में करंट फ्लो करते हैं, बेटा इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि पुरानी वीडियोस को जरूर देखें, तभी आपको चीजें कोरिलेट हो पाएंगी, चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। और वीडियो को बेटा कंप्लीट देखा करो, तभी आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं यहाँ पे आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता था कि यदि हम किसी एक कॉइल में EMF induced in a coil when a changing current flow through its nearby coil, यदि हम पास वाली कॉइल में करंट को फ्लो करा रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो जो जिस कॉइल के पास में उसको करा रहे हैं, तो दूसरी कॉइल में भी क्या हो जाएगा, EMF इंड्यूस हो जाएगा। और इसी प्रिंसिपल पे हमारा म्यूचुअल इंडक्शन वर्क करता है। अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो हम कॉइल ले रहे हैं, तो एक हमने ली प्राइमरी कॉइल और एक हमने ली कौन सी, सेकेंडरी कॉइल। यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स प्राइमरी कॉइल की, तो प्राइमरी कॉइल जो है वो क्या कर रही है, यहाँ पे जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट अल्टरनेटिंग करंट चेंज होती रहेगी, और चेंज होने के कारण इसमें क्या बन जाएगा, फ्लक्स बन जाएगा। अब ये सारा का सारा फ्लक्स बेटा सॉफ्ट आयरन की खासियत होती है क्या, कि 100% इफिशियंसी से क्या करता है, फ्लक्स को पास कर देता है। इसमें जो फ्लक्स फ्लो हो सकता है वो क्या कर सकता है, 100% फ्लो हो सकता है, फ्लक्स का ज्यादा लॉस नहीं होता, फ्लक्स बाहर नहीं जाता, सारा का सारा फ्लक्स आयरन कोर में ही घूमता रहेगा। तो जब ये यहाँ पे फ्लक्स बनेगा, तो बेटा सारा का सारा जो फ्लक्स है वो कहाँ चला जाएगा, सेकेंडरी कॉइल में चला जाएगा, और जिसके कारण हम क्या कर पाएंगे, EMF यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और स्टेप अप और स्टेप डाउन कर पाएंगे। अभी देखते हैं, समझाता हूँ मैं आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन क्या होता है। करंट की वोल्टेज को बढ़ा पाएंगे और वोल्टेज को कम कर पाएंगे। ये दोनों ही काम हम इन दोनों इनके फ्लक्स में चेंज होने और साथ ही इनके कॉइल्स के टर्न्स पे कर पाएंगे। अच्छा, कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि हमने एक सॉफ्ट आयरन लिया और उसमें हमने दो कॉइल्स, एक प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल जिससे इनपुट वोल्टेज आपकी कनेक्टेड है, और जो हमें बाहर चाहिए, जो हमें आउटपुट चाहिए, मान लीजिए 220 वोल्ट का हमने यहाँ पे लिया चार्जर के लिए, मोबाइल के चार्जर के लिए, और हमें जो आउटपुट चाहिए 5 वोल्ट का चाहिए। तो बात समझ में आ गई। इस तरह से हम यहाँ पे कर देते हैं, बाउंड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। देखिए बेटा, दो तरीके के ट्रांसफार्मर हो गए, अभी मैंने आपको बताया। एक तो कौन सा, जो लो वोल्टेज को, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, उसको हम बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सेकंड हमने बोला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर रहा है, आपका लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, उसको हमने क्या बोल दिया, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अच्छा, ये सब बातें आपको क्लियर हुई होगी कि ट्रांसफार्मर क्या होता है, हम सॉफ्ट आयरन कॉइल क्यों यूज लेते हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ये सब बातें आपको क्लियर होंगी। अब हम इसकी वर्किंग जानते हैं। प्रिंसिपल याद रखिएगा स्टूडेंट, प्रिंसिपल क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्शन। मींस यदि एक के कॉइल्स के अल्टरनेटिंग करंट में आप चेंज कर रहे हो, तो दूसरे कॉइल के अंदर भी क्या जनरेट हो जाएगा, EMF जनरेट हो जाएगा। यही प्रिंसिपल हमें काम में लेना है। क्या, कि जब हम प्राइमरी कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो EMF बना ही, और वो जो EMF मैग्नेटिक फ्लक्स भी वहां पे बना, और मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण EMF बना, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे बना, मैग्नेटिक जो फील्ड बना, वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा यहाँ पे, मैग्नेटिक जो पूरा का पूरा फ्लक्स है वो सारा का सारा कहाँ हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा सेकेंडरी कॉइल में चला जाएगा, और जिसके कारण सेकेंडरी कॉइल में भी क्या बनने लग जाएंगे, EMF जनरेट हो जाएगा। यही इसकी वर्किंग है, और इसी के आधार पे इसकी अब आगे हम कैलकुलेशन करेंगे। स्टेप अप हमने किसी को कहा, स्टेप डाउन किसी को कहा, तो ये सब हम अभी जानेंगे इसकी वर्किंग के अकॉर्डिंग। तो वर्किंग आपको समझ में आया, वर्किंग क्या है, यदि हमने एक कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग सोर्सेस में क्या हुआ, करंट को चेंज किया, अल्टरनेटिंग करंट चेंज हुई, तो उस कंडीशन पे यहाँ पे फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट होने के कारण प्राइमरी कॉइल में क्या हुआ, EMF बना, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में गया, और सेकेंडरी कॉइल में भी क्या बन गया स्टूडेंट्स, सेकेंडरी कॉइल में भी आपका जो करंट है वो इंड्यूस हो गया, वो EMF जो है वो इंड्यूस हो गया, और जिसके कारण जिससे हम क्या कर पाएंगे, वेरी कर पाएंगे, वोल्टेज को बदल पाएंगे। और अभी हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया यदि हम फर्स्ट कॉइल के फ्लक्स में चेंजेस करेंगे, तो वो सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर होगा, और उसके कारण उसमें भी क्या बनने लग जाएगा, EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्यू टू स्मॉल चेंज ऑफ फ्लक्स, यदि मान लीजिए फ्लक्स में थोड़ा सा चेंज हो रहा है d5 इन स्मॉल टाइम dt, थोड़े से टाइम में dt टाइम में, देन EMF इंड्यूस इन 1 टन, तो 1 टन के अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा वो हम कैलकुलेशन से जानते हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, E = -d5/dt, कि यदि फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो उसमें जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो E = -d5/dt है। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लेंज लॉ में। ठीक है, तो इसी तरह से हम बताते हैं कि यदि मान लीजिए हमने पता है कि यहाँ पे हमने कितने टन्स हैं प्राइमरी कॉइल्स में, n टन्स बांध हुई है,
इसमें से n टर्न्स हम दिए तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है स्टूडेंट्स वो कितना हो गया, वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी विद np टर्न्स, तो वो हो गया ep इक्वल्स टू माइनस np d5 अपॉन dt। ठीक है, तो ये तो हो गया वोल्टेज जो किसके क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे वोल्टेज जो है किसके क्रॉस, प्राइमरी कॉइल के क्रॉस। अब हमें पता है कि सारा का सारा फ्लक्स कहाँ चला जाएगा, सेकंड वाले में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया, सॉफ्ट आयरन कॉइल। ठीक है, तो ये सारा का सारा फ्लक्स जब इसमें जाएगा, जब सारा का सारा फ्लक्स इसमें जाएगा तो इस फ्लक्स में जो चेंज होंगे यहाँ पे, और इसके कारण यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा। और बेटा यहाँ पे जो इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा तो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल विद ns टर्न्स, मान लीजिए सेकेंडरी कॉइल में ns टर्न्स है, ns टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स, मान लीजिए इसमें 5 इसमें 10 है, तो समझ गए, इसको तो मैंने डिनोट कर दिया np से और उसको डिनोट कर दिया ns से। तो यहाँ पे यदि मैं बोल रहा हूँ es इक्वल्स टू माइनस ns d5 अपॉन dt, तो ये किसके अंदर ईएमएफ बन गया, सेकेंडरी कॉइल के अंदर बन गया। ठीक है, ये वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल के क्रॉस और ये वोल्टेज प्राइमरी कॉइल के क्रॉस। अब यदि हम ES अपॉन EP कर दे, मतलब इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन 1 और दैट इज इक्वेशन सेकंड, यदि मैं इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन 1 कर दूं तो आपको पता है बेटा क्या बन जाएगा, ES अपॉन EP इक्वल्स टू NS अपॉन NP, और यहां से हम बेटा ES की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि निकल के आ जाएगी आपके पास NS अपॉन NP इंटू EP। और बेटा यहाँ पे जो NS अपॉन NP है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। बात समझ में? अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यदि हमने सेकेंडरी कॉइल्स, देखो यदि दोनों की कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स बराबर है तो इसका मीन्स क्या हुआ, जितना ईएमएफ यहाँ बना, जितना वोल्टेज यहाँ बना, उतना ही प्राइमरी में जितना बना उतना ही सेकेंडरी में बन जाएगा। यस स्टूडेंट, लेकिन यदि हमने अभी क्या बोला कि ट्रांसफार्मर काम क्या कर रहा है, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलने का या फिर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बदलने का, जिसको हमने बोला स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो बेटा स्टेप अप ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा, जब लो वोल्टेज किस में कन्वर्ट हो जाए, हाई वोल्टेज में, तो उसके लिए हम यदि NS को किससे ज्यादा कर दें, NP से, तो दैट इज वर्क फॉर द स्टेप अप। ठीक है, वो किसकी तरह वर्क करेगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह वर्क करेगा। और इसी तरह से यदि मैं NP को ज्यादा कर दूं NS से, तो उस कंडीशन में वोल्टेज घट जाएगा, क्योंकि आप देखो NP ज्यादा हो जाएगा तो ES क्या हो जाएगा, कम, NS, ठीक है, और NP कम होगा तो ES क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सब जानते हैं वाली बात। तो यदि NP यदि ज्यादा हो जाता है NS से तो वो बेटा बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। बात समझ में आई? इसी के साथ एक बात और समझिए, क्या कि यदि हम चाहते हैं फॉर 100% इफिशियंसी, यदि हम बात कर रहे हैं कि इसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा, किसी तरीके का कोई लॉस नहीं हो रहा, हालांकि हम अभी पढ़ेंगे कि लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेस होते हैं, लेकिन हम एक कंडीशन मान रहे हैं कि 100% इफिशियंसी से वर्क कर रहा है ट्रांसफार्मर, मतलब जितनी हम एनर्जी यहाँ पे दे रहे हैं उतनी ही एनर्जी हमें यहाँ पे मिल रही है। तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है कि हमने मान लिया कि फॉर 100% इफिशियंसी, आपको पता है इनपुट पावर है वही किसके मिलेगी, आउटपुट पावर के इक्वल मिलेगी। तो यहाँ पे VIP मतलब VIP और VIS दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो VI जब हम बात करते हैं तो ये बन जाएगा EP अपॉन IP, EP इंटू IP इक्वल्स टू ES इंटू IS। ठीक है, और बेटा यहां से भी हमें एक कंक्लूजन मिलेगा क्या, कि ES अपॉन EP इक्वल्स टू IP अपॉन IS। इससे हमें फायदा क्या मिला, इससे हमें फायदा मिला कि यदि अब मैं ES निकालना चाहूं तो ES जब मैं निकालूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि मैं यहाँ से ES निकालूंगा तो हो जाएगा IP अपॉन IS इंटू EP। तो बेटा मैंने आपसे एक बात स्टार्टिंग में कही थी कि यदि हमें उसी पावर को सप्लाई करना है तो हम बेटा वोल्टेज को क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे और करंट को कम कर देंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, यदि मुझे वोल्टेज ज्यादा करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट जा रही है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो जहां पे वोल्टेज ज्यादा होगी वहां पे करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे NS अपॉन NP, और इसी में हम क्या बोल सकते हैं कि IP किस, जो IS है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, किससे, IP से, स्टेप अप के लिए। यदि ठीक है, स्टेप अप के लिए IS किससे कम हो जाएगा, IP से। इसी तरीके से स्टेप डाउन में क्या हो जाएगा, NP NS, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि IS किससे ज्यादा हो जाएगा, IP से। इसका रीजन क्या हुआ, इसका रीजन हम ये कह सकते हैं कि
कि करंट को हम यदि बढ़ा दें तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, उस जगह कम हो जाएगी, और यदि हम करंट को कम कर रहे हैं तो वोल्टेज क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा ये सब हमारा आ जाता है, इसकी कैलकुलेशन वाला फॉर्म आ जाता है कि हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि वोल्टेज किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो वोल्टेज किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं इसको, NS अपॉन NP, कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो ये बात आप सभी को लॉजिकली समझ में आई होगी कि मैंने क्या बताया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से लॉसेस होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर में। तो पहला हम बात करते हैं स्टूडेंट्स फ्लक्स लॉसेस के बारे में, कि जरूरी नहीं है कि जितना फ्लक्स यहाँ पे बने कि सारा का सारा फ्लक्स कहाँ पे ट्रांसफर हो जाए, सेकेंडरी कॉइल में, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाते हैं फ्लक्स के। तो द फ्लक्स मेड बाय प्राइमरी कॉइल में नॉट लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल 100%। तो पहला जो लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है वो तो यही हो जाता है फ्लक्स। अभी हम जो बात कर रहे थे ना 100% इफिशिएंसी, कि बहुत कम ट्रांसफार्मर है जो 100% इफिशिएंसी पे वर्क करते हैं। कुछ हीट प्रोडक्ट, जैसे बेटा आपका चार्जर ही है, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाता है, यदि हम उसको लगा के रखते हैं ज्यादा देर तक या फिर कुछ भी, तो उसी को हम बोल रहे हैं। तो फ्लक्स लॉस हो गया कि द फ्लक्स मेड बाय प्राइमरी कॉइल में नॉट लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल 100%, कि जितने फ्लक्स यहाँ पे चेंज हुए जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लिंक्ड हो जाएं सेकेंडरी कॉइल से। तो पहला तो हो गया आपका फ्लक्स लॉस। सेकंड हम बात करते हैं कॉपर लॉस, कि हमें यहाँ पे जो भी वायर ले रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा और जिसके कारण कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। तो बेटा सेकेंडरी हो गया आपका कि लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, हीट की फॉर्म में भी आपका क्या हो सकता है, लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ तो वायर लेना है। यहाँ पे हम कॉपर वायर लेते हैं जिसके अंदर हीट लॉस कम हो। एडी करंट लॉस, अब देखिए यहाँ पे एडी करंट लॉस क्या होता है कि जब भी आपको पता है कि एडी करंट प्रोड्यूस ड्यू टू ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण क्या बन जाता है, एडी करंट बन जाता है। अब एडी करंट हीट इज प्रोड्यूस, और एडी करंट के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। एडी करंट टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि पुराने वीडियोस जरूर देखा करो। तो एडी करंट हीट इज प्रोड्यूस, जिसके कारण क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, और जब इसके कारण हीट प्रोड्यूस होगी तो हम इसको कम से कम करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे बेटा यदि मान लीजिए मैं कोर इस तरह से ले लेता, ये पूरा इतना मोटा, तो इसमें क्या होता है, एडी करंट बहुत ज्यादा बनती, एडी करंट क्या होती, बहुत ज्यादा बनती, और जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता ट्रांसफार्मर। तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक पतली पतली स्लैब्स ली, मतलब ऐसे इस तरह से, मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ नोटबुक के अकॉर्डिंग। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या ली, ऐसे पतली पतली क्या ली, ऐसे आप कह सकते हैं परतें ली, और इसको क्या कर दिया, लेमिनेटेड कर दिया। देखो ये पतली पतली सी आपने इसमें परतें ली और उनको क्या कर दिया, आपस में लेमिनेटेड, कि एक जो परत है वो दूसरी परत से क्या नहीं हो रही, टच भी नहीं हो रही। तो उस वाली कंडीशन में स्टूडेंट्स आपका क्या हो रहा है कि आपका एडी करंट क्या हो जाएगा, जो एडी करंट का लॉस है वो बहुत कम से कम होगा, क्योंकि मटेरियल को है, क्योंकि एडी करंट जो है वो इसमें इंडक्टर आपका इंसुलेटर में तो नहीं बनेगा, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, आपका एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हीट कम प्रोड्यूस होगी, गर्म कम होगा ट्रांसफार्मर। बात समझ में आ गई। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण एडी करंट बनती है, और इसको रिड्यूस करने के लिए बेटा देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, पतली पतली सी पतलियां, आपने देखा भी होगा ट्रांसफार्मर छोटे छोटे से, आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे उनमें देखा होगा बहुत ऐसे पास पास चिपकी हुई होती हैं और इंसुलेटेड होती हैं, और जिसके कारण क्या होती है कि उसमें एडी करंट कम से कम बने। फिर हम बात करते हैं हिस्टेरेसिस लॉसेस। आप पढ़ चुके हैं कि जितना ज्यादा एरिया होगा BH कर्व का, हिस्टेरिस किसे कहते हैं, मैग्नेटाइजेशन होना और डीमैग्नेटाइजेशन होना। तो आयरन कोर जो है यहाँ पे मैग्नेटाइज्ड भी हो रही है, डीमैग्नेटाइज्ड भी हो रही है ड्यू टू द अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट चेंज हो रहा है तो मैग्नेटाइज भी हो रही है और डीमैग्नेटाइज भी हो रही है। तो हम यहाँ पे चाहेंगे कि यहाँ पे जो BH कर्व हो, जो भी हम, तो यहाँ पे इसके कारण क्या हो जाएगा, हिस्टेरिस लॉसेस हो जाएगा, कुछ ना कुछ एनर्जी इनको चेंजेस कराने में जाएगी, मैग्नेटाइज कराने में और डीमैग्नेटाइज कराने में। तो इसको कम से कम करने के लिए बेटा हम लेते हैं BH, ऐसा मटेरियल लेंगे जिसका BH कर्व क्या हो, कम एरिया बना है। BH कर्व मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ लास्ट क्लासेस में। तो हम ऐसा वो लेंगे जो BH कर्व ऐसा लेंगे जिसमें एरिया कम से कम बने, और एरिया कम से कम होगा तो उस कंडीशन में हमारा हिस्टेरिस लॉसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप सभी को बात समझ में आई स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर टॉपिक खत्म होता है। आप सभी वीडियोस को कंप्लीट देखा करें और साथ में घर पे 1.5 आवर डेली अपने घर पे स्टडी करें, तो आपको चीजें और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।